आज का लेक्चर हाइपरटेंशन के हवाले से है और इस लेक्चर में हम हाइपरटेंशन की एक बहुत ही वैलिड डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम ईटियोलॉजी और पैथोफिजिक्स डिस्कस करेंगे ऑफ द हाइपरटेंशन और साथ में डायग्नोसिस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट, वो भी नॉन फार्माकोलॉजिकल प्लस फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। वो कैसे, स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या है? आप लोग जो जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की वैल्यू जब बहुत बढ़ जाती हैं और ये कन्फ्यूजन रहती है हमारे स्टूडेंट्स में जब हम वो पढ़ रहे होते हैं ग्रेड वाइज, जब वो अपग्रेड कर रहे होते हैं तो उनकी कन्फ्यूजन और बढ़ रही होती है। लेकिन थोड़ी सी एक्सटेंसिव स्टडी अगर करते हैं तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती हैं। वो कैसे? वेरी सिंपल। ब्लड प्रेशर हम क्या कहते हैं कि इट इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल। ब्लड का प्रेशर, दबाव खून के नालियों पर ब्लड प्रेशर है। और हाइपरटेंशन क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है। ये किस तरह से हम लोग मेडिकली डिफाइन करेंगे? असल में ये कंडीशन है, इट इज अ कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड टू सच एन एक्सटेंट वेयर बेनिफिट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोअरिंग ऑफ इट। अभी बाज़ औक़ात आप लोगों ने सुना होगा कुछ वैल्यूज़ लोग पुट करते हैं और कुछ लो स्टैंडर्ड बुक्स में जो हैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं कि हमारे पास अगर 140 और 90 वगैरह जो ये वैल्यूज़ अगर हमारे पास आते हैं, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। रिमेंबर, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इस पॉइंट को आप लोगों ने ज़हनशीन रखना है। हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो वेरी कर सकता है अगर यंगर पेशेंट्स हो, एल्डर पेशेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो, मर्द हो, इन सब में वैल्यूज़ बढ़ सकते हैं। और एज जब बढ़ता है वो भी डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर की वैल्यू को चेंज करने में। मतलब ये कि इन शॉर्ट ब्लड प्रेशर जो है वही कर सकता है, चेंज होता रहता है फ्रॉम पेशेंट टू द पेशेंट। ओके, दिले coming to the point, it was actually a simple talk to my brother, a small kitty boy. Okay, let's see. So now coming to the point, अभी आप लोगों ने क्लियर कर लिया ना डेफिनेशन क्या है हाइपरटेंशन का? इट इज एक्चुअली condition in which the blood pressure is elevated to such extent to such an extent where benefit is obtained from lowering of it. तो ये हर पेशेंट के लिए अभी फिक्स होता है, ये डेफिनेशन हर हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए ये डेफिनेशन अभी फिक्स होगा। वो कैसे कि हम क्या कहते हैं कि असल में ये ब्लड प्रेशर अगर इतना बढ़ जाए किसी एक पेशेंट में कि अगर हम उस लेवल के बढ़े हुए लेवल को कम करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये सिंपल, वैलिड, स्पेसिफिक, टू द पॉइंट और ऑल टाइप्स ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, चाहे वो एल्डरली पेशेंट हो, एजड हो, डिजीज पेशेंट हो, एसेट्रा जो भी हो। इन शॉर्ट स्पेसिफिक वेल डेफिनेशन हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता, कोई भी पॉइंट हो, जिस भी वीडियो लेक्चर में हो, स्मॉल और सिंपल स्टेप है, अपनाइएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा। ओके, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू फाइंड द आंसर फॉर यू गाइस एंड दैट्स इट। वेट, सॉरी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश इन उर्दू लेक्चर। एनीवेज, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट भी करता हूँ ना, हमारे उर्दू लेक्चर्स, इंग्लिश लेक्चर्स दोनों को जो हैं देखा करें, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है। तो ये हुआ डेफिनेशन क्लियर। ओके, अभी आते टुवर्ड्स द इटियो एंड पैथोफिज अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हमने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफरेंट लेक्चर्स में हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑलरेडी अपलोडेड। ओके, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि किस तरह से कॉजेस है और क्या क्या जो मेथडोलॉजीज हैं और पैथोलॉजीज हैं जिसके ज़रिए से ये हाइपरटेंशन जो है वो कॉज हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे पास कॉजेज हैं हाइपरटेंशन के। ओके, अकॉर्डिंग टू प्राइमरी, जिसमें 95, 96%, 90+ % जो हैं, वो जितने भी हमारे पास हाइपरटेंसिव के पेशेंट्स आते हैं, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ ना, मैक्सिमम वो पेशेंट जो होते हैं उनमें प्राइमरी कॉज होता है हाइपरटेंशन का। और प्राइमरी जो है असल में अननोन होते हैं, हमें पता नहीं होता कि पेशेंट को कौन जो है ये फैक्टर रीड कर रहा है, मतलब पेशेंट में हाइपरटेंसिव किस वजह से आ रहा है, कोई नाउन का ज़ाहिरी दिखाई नहीं देती। किसमें? प्राइमरी हाइपरटेंशन में। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? ये वो होता है जिसमें हमारे पास कोई एक डिजीज अवेलेबल होती है, उसकी वजह से फिर हमारे पास हाइपरटेंशन के पेशेंट्स आते हैं, या फिर उसके बाद जो है उस डिजीज की वजह से किसी एक पेशेंट में हाइपरटेंशन की शिकायत आ सकते हैं। वो कैसे? वेरी सिंपल, हमारे पास है किडनी, यानी कि रीनल फेलियर हो, रीनल फंक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स हो वगैरह वगैरह, वो हाइपरटेंशन को कॉज करते हैं। अगर आप लोगों को याद, हमने रास सिस्टम में इस बात को एक्सप्लेन किया था। इसके हवाले से आप हमारा रास सिस्टम चेक किया करें अगर आपको पैथोफिज जानना है इसका डिटेल में। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थायराइड।
हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, जो भी है, इन सब में क्या होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल कॉज है फॉर व्हाट, हाइपरटेंशन के लिए, ये भी कॉजेटिव है। और कुछ मेडिसिन भी होते हैं जो हाइपरटेंशन को कॉज कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास प्राइमरी जो है वो 90%, 95 प्लस या 90 प्लस, अगर आप कह रहे 90 से अबव जो केसेस होते हैं हाइपरटेंशन के, वो मोस्टली अननाउन कॉज की वजह से होते हैं, कोई खास नाउन कॉज नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें से हमारे पास रीनल के पेशेंट्स होते हैं, रीनल डिजीज होते हैं, उनमें कुछ थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें, और कुछ लोग जो मेडिसिन कॉज लेते हैं, उन मेडिसिन से भी हाइपरटेंशन जो है वो हो सकता है। मींस प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो डिफरेंट है सेकेंडरी हाइपरटेंशन से। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो है जिसमें हमारे पास कोई कॉमन कॉज अवेलेबल ना हो कि किस वजह से हुआ। सेकेंडरी वो है कि सेकेंड टू अ डिजीज हो, सेकेंडरी से कहते हैं कि इट इज सेकेंड टू अ डिजीज, कि एक डिजीज की वजह से हुआ है, लाइक थायराइड है, रीनल है, और कुछ मेडिसिन भी हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी। अब ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है हाइपरटेंशन की, वेरी सिंपल। अभी हमने कहा कि हमारे पास कुछ अननोन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। वेल मोस्टली ये हाइपरटेंशन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। क्या, एसिम्प्टोमेटिक। और कुछ में जो है हेडेक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, और कुछ में विजुअल डिस्टर्बेंस जो है, ये भी कॉमन फैक्टर जाना जाता है रिगार्डिंग हाइपरटेंशन। और कुछ में एंड ऑर्गन के डैमेज हो जाते हैं। ये हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। और भी कुछ हमारे पास आ सकते हैं, इनमें आप लोग एडिशन कर सकते हैं विद टाइम और विद सम रिसर्च, तो इसमें वेरी आ सकते हैं। तो मोस्टली जो कॉमन नाउन होते हैं मैं वो अपने लेक्चर्स में वो डिलीवर कर रहा होता हूँ, आप लोगों को बता रहा होता हूँ। वेल कमिंग टू द पॉइंट, डायग्नोसिस हम कैसे डायग्नोस करेंगे। वेरी सिंपल, हमने बीपी को मेजर करना है, और बीपी के मेजरमेंट के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। लोग जो है बीपी को गलत तरीके से मेजर करते हैं, एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको काइंडली करेक्ट कीजिएगा। वेल बीपी हम लोग मेजर करते हैं, और ब्लड केमिस्ट्री हम लोग चेक करते हैं, उसमें लिपिड हो, प्रोटीन हो, ग्लूकोज हो, एंड ETC, ये सब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। गॉट। और फिर उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करते हैं एंड ऑर्गन डैमेज को। अगर हमारे पास एंड ऑर्गन डैमेज हो, लाइक ब्रेन हो, आइज हो, हार्ट हो, और उसके साथ किडनी, इसमें कोई फंक्शनल एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो डायग्नोसिस में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके थ्रू। वेल फिर उसके बाद है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल क्या है, जिसमें हमने मेडिसिन की मतलब इन्वॉल्वमेंट की बजाय हमने मेडिसिन को इन्वॉल्व नहीं करना है, इट्स नॉन फार्माकोलॉजिकल। ओके, इसमें हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ पेशेंट को कन्विंस करते हैं कि प्लीज़ चेंज योर लाइफस्टाइल। ओके, और वेट लॉस को भी हम लोगों ने मेन फोकस करना है, क्योंकि हाइपरटेंशन जो है उसमें वेट का इंपॉर्टेंट रोल है। और कुछ डाइटरी फैक्टर्स भी हम लोग बताते हैं कि डाइट में खास ख्याल रखें, डिश। तो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन हम लोग बताते हैं कि स्पेसिफिक डाइट को यूज़ कीजिए। वेल तो ये हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट हुआ रिगार्डिंग नॉन फार्माकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अभी आते हैं टुवर्ड्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं, डायरेटिक्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, और वेजोडाइलेटर्स हैं। इन सब ड्रग्स की स्पेसिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट लेक्चर्स में। तो ये शॉर्ट ओवरव्यू हुआ हाइपरटेंशन के, इन सब के हवाले से डेफिनेशन, वैलिड डेफिनेशन, उसकी एटियोलॉजी, पैथोफिज, डायग्नोसिस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल। फिर भी क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। आई होप दिस रिव्यू विल हेल्प यू गाइस।